हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं मंचय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर 2 साइंस क्लास 10th फॉर जैक बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के सारे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। और क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है उसको बताना है। तो चैप्टर 10 में यदि आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की जो घटना होती है वह दो ही प्रकार से हम लोग जानते हैं। पहला जो कंडीशन होता है वह होता है जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, है ना। और दूसरा जो कंडीशन आप पढ़े होंगे, अनंत और जो ध्रुव होता है उसके बीच वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, उसका प्रतिबिंब एक ही स्थान पे बनेगा, है ना। जैसा कि आप कंडीशन पढ़े होंगे तो आपको जरूर याद होगा, है ना। बट एक चीज और आप जानते होंगे कि उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो बहुत ही छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है ना। कैसा बनेगा, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, सीधा बनेगा, ठीक है। और जब कभी भी सीधा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह हमेशा काल्पनिक होता है ना। हमेशा क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब जो बनेगा वह हमेशा सीधा बनता है, बात समझ में आ रहा है, और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। और इसमें जितने भी तीन ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया उल्टा, वास्तविक और आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा, या जितने भी कंडीशन दिया हुआ है ये सारे के सारे अवतल दर्पण का कंडीशन दिया हुआ है। यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा सीधा बनेगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा उसको बताना है। लेंस की शक्ति बोलिए या लेंस की क्षमता बोलिए, एक ही चीज़ है। और उसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, है ना। और लेंस की जो क्षमता होता है जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इक्वल टू फार्मूला होता है 1/f, यानी कि फोकस दूरी। और यहाँ पे जो फोकस दूरी जो होता है वो होता है मीटर में, और इसी को बोलते हैं 1 डायोप्टर, है ना। तो लेंस का जो क्षमता हुआ उसका जो एसआई मात्रक हुआ वह हो गया डायोप्टर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन है आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख का जो रंगीन भाग होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया, है ना। उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलॉम ऋण आवेश होता है। यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे टोटल कितना इस पे आवेश होगा, कितना कूलॉम ऋण आवेश होगा उसको बताना है। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, उस इलेक्ट्रॉन पे जो ऋण आवेश होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, है ना। यह होता है। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा क्योंकि उसमें इतना ऑप्शन दिया हुआ है। ध्यान रहे जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वही आवेश प्रोटॉन पे ही होता है, और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश होता है। यानी कि यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हैं और इसी चीज़ को प्लस में लिख दीजिएगा तो वह प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा। सेम टू सेम ही होता है, बस माइनस और प्लस का अंतर होता है, ठीक है। आगे बढ़े। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि ओम जो मात्रक होता है वह किसका एसआई मात्रक होता है ना। ओम जो एसआई मात्रक होता है वह किसका होता है, तो ओम जो एसआई मात्रक होता है वह प्रतिरोध का होता है ना। किसका होता है, प्रतिरोध। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। हम लोग जो भोजन करते हैं वह पच जाता है, तो बताना है कि वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भोजन का मतलब जो हम लोग भोजन लेते हैं दैट मीन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर जाकर वह टूटता है, और टूटना दैट मीन्स क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी को बोल सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसका मतलब कि भोजन का पचना जो होगा वह होगा वियोजन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, है ना। अगर कोई ऐसा क्षारक हो जो जल में घुल जाता हो तो उसको बोला जाता है क्षार, है ना। उसको क्या बोलते हैं, क्षार। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ें।
और क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है ना। तो अम्लीय जो विलयन होता है उसका पीएच मान होता है 7 से कम। जैसा कि हम लोग पीएच स्केल में देखे थे, और पीएच स्केल में यदि आपको याद होगा तो ये चीज़ आप जरूर जानते होंगे, जो पीएच स्केल होता है उसमें 0 से लेकर 14 तक के मान रिप्रेजेंट होते हैं, और बीच में होता है 7, है ना। तो 0 से 7 के बीच में जो होता है वह अम्लीय विलयन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 7 और 14 के बीच में जो रिप्रेजेंट करता है वो क्षारीय विलयन को रिप्रेजेंट करता है, और जो 7 होता है वह उदासीन को रिप्रेजेंट करता है ना। यानी कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान जो होगा वह 7 से कम होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कमरे के ताप पर एक ही ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और वह होता है पारा, है ना। ब्रोमीन भी होता है कमरे के ताप पर द्रव, लेकिन यह ब्रोमीन जो है अधातु है ना। धातु नहीं है बल्कि क्या चीज़ है, अधातु। और ये भी जो होता है कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े। और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यदि आप चैप्टर 4 पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन के बारे में पढ़े होंगे, और एक पढ़े होंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़े होंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और डबल बॉन्ड वाले जितने भी ग्रुप मेंबर होते हैं या जितने भी ग्रुप में जो कंपाउंड होते हैं वे सारे कंपाउंड को एल्कीन का नाम दिया जाता है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एल्काइन का नाम दिया जाता है। और जो एल्कीन होता है उसका जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है CnH2n, है ना। यानी कि जितना कार्बन होगा उससे दुगना क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो इसी को अगर हम लोग बेस बना ले और इसी फार्मूला पे यदि हम लोग पुट करते चले तो हम लोगों को शायद इस ऑप्शन में मिल जाएगा इसका आंसर। असंतृप्त बोला है तो असंतृप्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड का हम लोग फार्मूला जानते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर दें यानी कि कार्बन 2 होगा तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है ना। ऑप्शन ए करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं यह एल्कीन है, और बाकी सब के सब आपको क्या मिल जाएंगे, एल्केन के कंपाउंड मिल जाएंगे। क्योंकि CH4 को मीथेन बोलते हैं, C4H10 जो है वो आपका ब्यूटेन है, C6H14 जो है वो आपका हेक्सेन है, और C2H4 जो है इसको बोलते हैं इथीन, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इथीन। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार का आप स्ट्रक्चर इसको आप बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं पूछा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं जानकारी के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े। और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे किस प्रकार की लेंस का व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि उसको दूर की वस्तु जो है वह साफ साफ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन निकट की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो चश्मे का जो उपयोग किया जाता है, और उस चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। तो याद रखेंगे अवतल लेंस, है ना। और यह जो डिफेक्ट होता है आँख का उसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया का मतलब हुआ कि उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो चश्मे में जो लेंस का उपयोग करते हैं वो होता है अवतल लेंस, ठीक है। और यहीं पे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया हुआ होता कि दूर की वस्तुओं के स्थान पे नज़दीक की वस्तु अगर दिया हुआ रहता तो वहाँ पे हो जाता उत्तल लेंस, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है चालक में बहने वाली जो धारा होता है वह किसके समानुपाती होता है। यदि आप ओम का नियम पढ़े होंगे तो उसमें एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि अगर तापमान और दाब को स्थिर रख दिया जाए तो जो चालक होता है उस चालक में जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है उसके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसका वह समानुपाती होता है। इसका मतलब जो विद्युत धारा जो होगा वह विभवांतर के समानुपाती होगा। तो आप यहाँ पे क्या भर देंगे, विभवांतर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। क्या भरेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस
यानी कि विभवांतर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है ना। उपचयन दैट मीन्स रिडक्शन। और उपचयन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का हरासमेंट होता है, ऑक्सीजन का कमी होता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होता है वह घट जाता है और हाइड्रोजन की जो मात्रा होगा वह बढ़ जाता है। यानी कि हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उपचयन जो प्रक्रिया होगा उसमें ऑक्सीजन का जो अनुपात जो होगा वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे घट जाता है भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा उपचयन में क्या होगा, कम हो जाएगा। और इसी के स्थान पे यदि अपचयन होता है ना, तो अपचयन में क्या होता है, वही चीज़ मतलब ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वह बढ़ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। और क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के गलनांक होते हैं, है ना। तो आयनिक यौगिकों के जो गलनांक होते हैं वह प्रायः उच्च होते हैं। उच्च होने के पीछे इसका रीजन होता है क्योंकि जो आयनिक यौगिक होता है वह एक प्रकार का आयनिक बंधन द्वारा बंधा होता है। और आयनिक बंधन जो होता है बहुत ही मजबूत बंधन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसके चलते उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी कि जल्दी वह टूटता नहीं है, इसलिए उसका गलनांक जो होता है वह ऊंच होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। यदि आप वाहन को देखे होंगे तो उसमें दोनों साइड में आप एक मिरर लगा हुआ देखे होंगे जिसमें उत्तल दर्पण होता है। तो उस उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, इसी को बताना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, जिससे बड़े क्षेत्र को एक छोटे स्थान में एकत्रित करके दिखाता है। यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने की वजह से बहुत बड़े जगह को या बहुत बड़े क्षेत्र को एक छोटे स्थान में एकत्रित करके हम लोगों को दिखाता है, जिससे हमें अपने गाड़ी के पीछे आ रहे जो वाहन होते हैं उसके स्थिति के बारे में पता चलता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं उत्तल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है वह साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए, है ना। और यह जो क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट से है। और संतुलित रासायनिक समीकरण बहुत ही आसान है, तो उसको हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो, है ना। तो उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई भी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यदि हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं तो जल बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना है, 4, और उत्पाद में भी हाइड्रोजन कितना है, 4, है ना। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, और उत्पाद में भी कितना है, 2, है ना। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आपको एक ही एग्जाम्पल पूछा था और हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल को आसानी से लिख सकते हैं। N2 + H2 NH3 बनता है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया बनता है। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 दूना कितना हो गया, 6। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको और आसानी से समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। और क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, नेत्र की समायोजन शक्ति से क्या तात्पर्य है ना। तो समायोजन जो शक्ति है उसको समायोजन क्षमता भी बोलते हैं, समंजन क्षमता भी बोलते हैं, है ना। तो इसको कुछ इस प्रकार से भी हम लोग बोल सकते हैं, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसको बोलते हैं नेत्र की समायोजन क्षमता, है ना। या फिर समायोजन शक्ति भी बोलते हैं या समंजन क्षमता भी बोलते हैं,
है ना। तो यह क्या करता है, फोकस 3 को समायोजित कर लेता है, यानी कि इसके पास इतना एबिलिटी है, इतना कैपेसिटी होता है कि वह फोकस 3 को बढ़ा भी सकता है और फोकस 3 को घटा भी सकता है। तो उसी को बोलते हैं नेत्र की समायोजन क्षमता। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। यानी कि कोई भी जो अम्ल है, यदि उसमें जब तक जल नहीं रहेगा तब तक वह अम्लीय शो नहीं करेगा, ऐसा क्यों। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल होता है वह अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वह H+ आयन देता है। अगर जल की उपस्थिति रहेगा तब वह H+ आयन देगा, यदि जल नहीं रहेगा तो H+ आयन नहीं देता है। और H+ आयन से ही पता चलता है कि वह जो पदार्थ है अम्लीय है। इसका मतलब H+ आयन ही अम्ल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अगर जलीय विलयन नहीं रहेगा तो वह H+ आयन नहीं देगा। जब H+ आयन नहीं देगा तो अम्लीय प्रकृति भी शो नहीं करेगा। तो इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि जल की उपस्थिति में H+ आयन देता है और H+ आयन ही अम्लीय प्रकृति को शो करता है। इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े। और क्वेश्चन नंबर 18 में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन है, ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, यानी कि फ्रेश जो मिल्क होता है उसका पीएच वैल्यू दिया हुआ है वह 6 होता है। ठीक है भाई। और क्वेश्चन है कि जब दही बन जाता है तो उसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। मतलब दूध से अगर दही बन जाएगा तो पीएच मान 6 का 6 ही रहेगा या फिर उसमें कुछ परिवर्तन होगा, वह हम लोगों को बताना है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब दूध से दही बनता है तो दही बनने में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए दही का जो पीएच मान होता है वह 6 से कम होता है। यानी कि दूध से जब कभी भी दही बनेगा तो उसमें एक अम्ल काम करता है, उसमें एक अम्ल बन जाता है जिसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल। ऐसे भी आप देखे होंगे या फिर जब खाए होंगे तो आपको पता होगा कि दूध जो होता है वह खट्टा नहीं लगता है, बट दही जो होता है खट्टा लगता है। और खट्टा लगने का मतलब उसमें अम्ल बन जाएगा, अम्ल का निर्माण हो जाएगा जो कि लैक्टिक अम्ल होता है। इसलिए दही का जो पीएच मान होगा वह 6 से कम हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का तापीय अवयव किस पदार्थ का बना होता है और क्यों बना होता है ना। यानी कि जो हीटर होता है और उस हीटर में जो ऊष्मा देता है, वह ऊष्मा जो देने वाला जो पदार्थ होता है वह किस चीज़ का बना होता है उसको बताना है। और जो बना होता है वह किस मटेरियल का और क्यों बना होता है उसको बताना है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो विद्युत हीटर होता है और उसका जो तापीय जो अवयव होता है जो ऊष्मा देता है वह नाइक्रोम तार का बना होता है ना। किस चीज़ का बना होता है, नाइक्रोम तार का बना होता है। ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि नाइक्रोम का जो प्रतिरोध जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और जो अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक गलनांक होता है, जिसके वजह से वह जल्दी से टूटता नहीं है, जल्दी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, जल्दी से खराब नहीं होता है और वह कंटिन्यू ऊष्मा देते रहता है, जिसके वजह से नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 19 के और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन है, ओम के नियम के कथन में ताप को अचर क्यों रखा जाता है। यानी कि ओम का जो नियम होता है उस ओम के नियम में जो तापमान होता है उसको कांस्टेंट क्यों रखते हैं, यानी कि उसको स्थिर क्यों रखा जाता है उसको बताना है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तापमान अगर बढ़ाते हैं तो तापमान के बढ़ने पर चालक का जो प्रतिरोध होता है वह बदलने लगता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से कि कोई भी जो चालक पदार्थ है उस चालक पदार्थ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर जो विभवांतर जो उत्पन्न होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का, मतलब जो करंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली वो समानुपाती होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यह ओम के नियम से जानते हैं और उस ओम के नियम में तापमान और दाब को स्थिर रखा जाता है, तब यह नियम काम करता है। अगर हम तापमान को अगर बढ़ा दें या तापमान को घटा दें तो प्रतिरोध ही बदल जाएगा, तो ओम का जो नियम है वह फेल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यह एक प्रकार का डीमेरिट भी बोल सकते हैं ओम के नियम का।
और क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण के दो महत्वपूर्ण उपयोग को लिखिए, है ना। जो विरंजक चूर्ण होता है जिसका फार्मूला होता है CaOCl2, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है और इसका दो उपयोग लिखना है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग है, बट हम लोग दो उपयोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और पहला उपयोग कुछ इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, यानी कि जो विरंजक जो चूर्ण होता है CaOCl2, इसका उपयोग कीटाणुनाशक, कीटाणुओं को मारने में, उसको नष्ट करने में उपयोग किया जाता है। दूसरा बोल सकते हैं जो कपड़ा उद्योग होता है, जैसे कपास के जो कपड़े बनते हैं, है ना, वहाँ पे उसके विरंजन के रूप में किया जाता है। ठीक है। तीसरा बोल सकते हैं हम लोग कि जो गंदा कपड़ा होता है उस गंदे कपड़े के धोने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 20 के और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित अम्ल के प्राकृतिक स्रोत को लिखिए, जिसमें फर्स्ट है मेथनोइक अम्ल और दूसरा है टार्ट्रिक अम्ल, है ना। और यह जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 से है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण से है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मेथनोइक जो अम्ल है इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, और फॉर्मिक अम्ल जो मिलता है वह बिच्छू के डंक में मिलता है या फिर चींटी के डंक में मिलता है। ठीक है। और टार्ट्रिक जो अम्ल होता है वह अंगूर में भी मिल सकता है और इमली में भी मिल सकता है। और भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, जैसे सिरका जो होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है। सेब में जो होता है वह मैलिक एसिड पाया जाता है। नींबू हो गया या संतरा हो गया, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर हो गया, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और अभी हम लोगों ने भी पढ़ा है कि जो दूध होता है या फिर दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है, आप इसको याद कर लीजिए। गाइज आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। और आप अपने तैयारी को मजबूत कीजिए, तैयारी करते रहिए। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम यदि आपको आता है, कोई भी क्वेश्चन यदि मुझसे पूछना होगा तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।